नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। पंचायत चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। अपने रोसड़ा अनुमंडल में भी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रोसड़ा अनुमंडल में सबसे पहले विभूतिपुर ब्लॉक में नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हुई थी, जिसमें रोज सैकड़ों की संख्या में लोग जाके नॉमिनेशन करवा रहे हैं। एक से बढ़कर एक कैंडिडेट हर एक क्षेत्र से आकर के नॉमिनेशन करवा रहे हैं। कुछ तो प्रोफेशनल है जो पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वो सब भी समाज की परेशानियों को देखते हुए पंचायत चुनाव में इस बार हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही एक मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं और ये नरहन पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। और नरहन वही है जिसको लोग नरहन सिंघिया बोलते हैं, नरहन एस्टेट बोलते हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है, बहुत ही पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है नरहन। यहीं से ये मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। इनके बारे में बता दें कि ये वर्तमान में काफ़ी लंबे समय से छात्रों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। नाम मात्र फीस ले करके समाज में जो है सो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। समाज सेवा से भी ये जुड़े हुए हैं और इनको लगता है कि समाज में या पंचायत स्तर पे बहुत सारी कमियां हैं जिसको ये आकर के ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका रोसड़ा जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, आपका पढ़ाई चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी प्रतिष्ठा है समाज में, फिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव उनाव में काहे पड़ गए? देखिए, जहाँ तक सवाल है नरहन पंचायत का, तो आपने अभी कहा कि नरहन एस्टेट और ये ऐतिहासिक भूमि है। अब इसकी प्रतिष्ठा जो है धीरे धीरे जाती रही है। अभी जो वर्तमान जो हमारे प्रधान हैं 10 साल से रहे, अगर मैं इनके जगह पे होता तब ये पंचायत नरहन नहीं होता, ये नरहन एस्टेट पुनः स्थापित होता फिर से। और दूसरी बात, जहाँ तक सवाल रहा यहाँ की जनता का, तो अगर ये पटना जाते, दिल्ली जाते या भारत के किसी भी कोने में, तो उनको ये सम्मान जरूर मिलता कि ये लोग नरहन एस्टेट से आए हुए हैं। इस लेवल तक आप ले जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात तो समझ में आया, देखिए कीचड़ को साफ करने के लिए किसी न किसी को कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। अगर कीचड़ में उतरेंगे तभी कीचड़ साफ होगा। मान लीजिए मैं ये सोचूं कि मैं युवा हूँ, मैं अपना करियर बनाऊं, सभी लोग यही सोचते जाएंगे, तो फिर बलिदान कौन देगा अपने ग्राम के लिए? चलिए, सभी लोग कहते हैं कि मैं देश की सेवा करूंगा, बॉर्डर पे जाऊंगा, ये भी तो एक देश सेवा है। निस्वार्थ रूप से, बिना पैसा लिए, बिना कमीशन लिए, बिना घूसखोरी के आप अपने ग्राम को चमकाते जाइए। अगर देश का हर एक प्रधान सोच ले कि मेरा ग्राम पंचायत सबसे ऊपर हो, तो क्या भारत को विकसित होने से कोई रोक सकता है? लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति बनी हुई है, अभी विभूतिपुर प्रखंड में कुछ गांवों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो ये एक तरह से सोचा जाए कि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। फिर हमारा जो नरहन पंचायत है, इसका नाम जिला लेवल पर या स्टेट लेवल पर या दिल्ली तक क्यों नहीं पहुँचा? मेरी ये कोशिश रहेगी कि पटना में भी और दिल्ली में भी मेरा पंचायत का नाम गूंजे कि नरहन एस्टेट कोई जगह है। नरहन और नरहन एस्टेट का बहुत बड़ा कनेक्शन है। एस्टेट इसको बोला जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े साम्राज्य का मुख्यालय रहा है नरहन, और वर्तमान में यह सर के मुताबिक गर्त में चला गया। इसकी प्रतिष्ठा अब नहीं के बराबर बची है। सर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वेल सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा भी कमाते हैं, सर को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कैरियर है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सभी युवा अगर यही सोचेंगे कि मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, हम उसमें क्यों जाएं, वो गंदगी साफ करने के लिए, बुराई है, भ्रष्टाचार है, लूट है, हम उसमें क्यों पड़े, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर सब युवा यही चीज़ सोचने लगेगा तो फिर बदलाव कैसे होगा? तो सर यही सोच करके प्रत्याशी बने हैं और मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। सर ऐसा बता रहे हैं। अब सर से ये जानेंगे कि वर्तमान में इनके पंचायत में क्या क्या समस्या है और ऐसा क्या क्या हुआ जिससे यहाँ की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, और सर किस तरह से उसको ठीक करेंगे और नरहन एस्टेट की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेंगे। क्या समस्या है यहाँ पे? अब देखिए, अगर कहा जाए तो समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन मैं शुरू से बताना चाहूँगा। हमारे पास अगर शुरुआत किया जाए तो सबसे पहले हम आते हैं शहीद देवेंद्र कुमार द्वार से शुरू करते हैं। वहाँ पे हमारे एक डीएसपी साहब थे, शहीद देवेंद्र कुमार राय, उनकी शहादत हुई थी 2000 ईस्वी में।
तो मेरे हिसाब से वहाँ पे मूर्ति लगना चाहिए था। अभी तक जो विधायक थे वो भी नहीं लगा पाए, और मुखिया जी को तो इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि देवेंद्र कुमार राय थे कौन। तो वहाँ पे द्वार तो बना हुआ है और मार्बल जो लगे हुए थे वो भी गिर चुका है। दूसरी तरफ आते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल है, पशु चिकित्सालय है, कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, हाई स्कूल है, स्टेडियम है, मिडिल स्कूल है, कन्या विद्यालय है, स्टेट बैंक है, ग्रामीण बैंक है, खादी ग्राम उद्योग है, पुस्तकालय है। फिर हम डेवलप फिर भी नहीं है। कोई चीज़ की कमी तो नरहन में नहीं है, हमें इसको सिर्फ विकसित करना था। अब आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, हमारा ही पैसा और हमें ही 4 घंटा लाइन लगा के पैसा लेना पड़ता है, ऊपर से धक्कम धुक्का भी। मुखिया जी क्या कर रहे थे? क्या उनको एप्लीकेशन लिख के नहीं देना चाहिए और सभी लोगों से साइन करा के, ये जो वोटर हैं आज के 10,000 से ऊपर के वोटर हैं, उनसे साइन करा के कि भाई बैंक को वेल सेटल किया जाए, जगह दिया जाए, स्पेस दिया जाए, कर्मचारी दिया जाए। हाई स्कूल का जो ग्राउंड है जिसमें उन्होंने मिट्टीकरण किया, अभी हाल फिलहाल में सुनने में आया 12,75,000 का मनरेगा से। हाँ, मनरेगा से। तो उनमें मिट्टीकरण भी ठीक ढंग से, अभी भी पानी लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो स्टेडियम है, क्या सभी बच्चा पढ़ लिख कर IAS ही बन जाता है? अभी भारत में खेल कूद का जो है वो देखिए हर जगह पे मेडल ले रहे हैं खिलाड़ी जाके। अभी सेना के एक सूबेदार साहब ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक लिया। तो मैं समझता हूँ अगर क्लब एस्टेब्लिश किया जाए स्टेडियम में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने दिया जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेलने में भी आगे आते हैं, तो स्टेडियम को सुरक्षित सही ढंग से अगर एस्टेब्लिश किया जाए, वहाँ पे मतलब क्रिकेट के लिए, फुटबॉल जो हमारा पुराना खेल हुआ करता था यहाँ पर, अगर उसके लिए यहाँ ग्राउंड को बेहतर किया जाए, लोगों को प्रशिक्षण दिया, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चे भी उस अंतिम छोर तक पहुँच सकते हैं जो हरियाणा, पंजाब या दिल्ली के या मुंबई के बच्चे पहुँचते हैं। अब अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो मिडिल स्कूल का स्थिति जाके आप देखिए, सब जगह ढहा ढनमनाया हुआ है। वहाँ भी उन्होंने लगभग 3 लाख का मिट्टीकरण का और फाइबर ब्लॉक लगाने का जो बिल पास करवाया था, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 27,400 रुपये का शायद उसमें लिखा हुआ था। मैंने दिया था 7 जगह एप्लीकेशन, मैं भी साइन किया हूँ उसमें। दिक्कत क्या? उसमें 27,400 रुपये का सामग्री है और 2,70,000 मजदूरी है उसमें। सोचिए कि 27,400 रुपया का सामग्री हो और 2,70,000 मजदूरी हो गया। किस तरह का सामग्री लगाए हैं पता नहीं। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ। देखिए, घोटाला जो एप्लीकेशन दिया गया उसका जवाब भी हम लोग को नहीं मिला, जांच नहीं हो पाई। जानकारी, अगर जांच हुई, जांच करने के लिए जो लोग आए उनके भी पेपर तो मिल नहीं रहे थे ना। जो दीवार पे लिखा हुआ था, उन्होंने बोला 5 महीना पहले जो मतलब बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो 5 महीना पहले बोर्ड लगा था ना, तो 5 महीना पहले बाढ़ थोड़ी आया था। उस समय मिट्टीकरण क्यों नहीं आया? अगर आपका बाढ़ ही आ गया तो आप बोर्ड क्यों लगवाए? नहीं लगवाते आप। दूसरी बात है कि आप जगह जगह कहते हैं कि मैंने काम किया। अभी नाला का स्थिति देखिए, मध्यटोल में जाके देखिए, जिस तरह का नाला बना, लोगों का जीवन वहाँ पे नर्क बना हुआ है, हर जगह पर लोगों का जीवन। और मैं समझता हूँ कि अगर आप काम करते हैं, जिस तरह से उन्हें स्विस गेट जो है खुलवाया, तो खुलेआम कह रहे थे कि मैंने इस काम को अपने पर्सनल फंड से करवाया है। तो भाई, आप पर्सनल फंड से करवाए तो वो आप अपनी गिनती करवा रहे हैं कि मैं ये काम करके दिया हूँ, तो जहाँ जहाँ कमी है वो गिनती करवाइए ना। आप अपनी कमियों को क्यों छिपा रहे हैं? और कितना पैसा लगा आप हमसे ले लीजिए। यह एक बहुत बड़ा सत्य है। आप ये बहुत ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक होता है कि छोटा सा चीज़ का उद्घाटन भी होगा ना, शिलान्यास भी मंत्री लोग, विधायक लोग जो करते हैं, बड़ा बड़ा फ्लैक्स लगाएगा और पेपर में विज्ञापन आता है कि हम ये कर रहे हैं। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में या आपके पंचायत में या आपके वार्ड में कोई खराब चीज़ है तो वो भी तो आप ही की जिम्मेवारी, यही आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, जिम्मेवारी बनती है उस ग्राम प्रधान की। जो ग्राम प्रधान हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। मान लीजिए लोगों को मनरेगा के पैसा के लिए, राशन कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए अगर मुखिया जी के पास ही जाना पड़े, तो फिर अभी जो मुखिया जी जा रहे हैं वोट मांगने के लिए,
फिर क्यों जा रहे हैं? मैं समझता हूँ अगर मेरे प्रतिनिधित्व में, चूँकि मेरी वाइफ खड़ी है, मुखिया बनती है मेरी वाइफ, तो इस प्रतिनिधित्व में नरहन का हर एक नागरिक मुखिया होगा, ना कि मैं मुखिया होऊंगा। वाह, कितना अच्छा विचार है इनका, कितना अच्छा विचार है। यह एक शिक्षित व्यक्ति हैं, और शिक्षित व्यक्ति जब ये जनप्रतिनिधि बनते हैं ना, तो उनका एक असर छाप दिखता है। यही सब चीज़ ये बता रहे हैं, इतना चीज़ ये बोल रहे हैं। अगर जमीनी स्तर पर ये सब चीज़ हो जाए तो हमको लगता है कि इस पंचायत की सूरत बदलने में जो है सो देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिताजी वो खुद रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको भी, मेरे भाई साहब वेल सेटल्ड हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों टीचिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी मिली है, 60 साल की ज़िंदगी है, 5 साल अपने ग्राम के लिए कुर्बान कर दूँ। पैसों की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक होगा मदद, लोगों से भी मदद लिया जाएगा। कहीं कमीशन खोरी होगी तो लोगों को कहा जाएगा कि यहाँ कमीशन खोरी हो रहा है, आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। और लोग कहते हैं, मुखिया जी कहते हैं कि मैंने खर्च किया, तो मुखिया जी ये बताएं कि आप खर्च करते हैं, आपका जब आप आए थे नरहन, तो आपका यहाँ पे काम क्या था, क्या क्या चीज़ आपका वर्क होगा, क्या आप नौकरी करते थे, क्या आपके पापा नौकरी करते थे, आपका इनकम का सोर्स क्या था, और क्या क्या चीज़ आप लेके आए थे। मधुबनी से आए वो, और डायरेक्ट यहाँ आए, सब लोगों ने मिलकर मेहनत करके हम लोगों ने उनको मुखिया बनाया कि डेवलप होगा। लेकिन उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। अब स्कॉर्पियो से वो फॉर्च्यूनर के चक्कर में, जितने भी व्यापार उन्होंने किया, वो आइस फैक्ट्री, उसके बाद ज्वेलरी का शॉप किया, वो भी बंद हो गया। उसके बाद फिर स्कूल खोला, वो भी बंद हो गया। और उसके बाद फिर अब बालू गिट्टी सीमेंट का। अगर मैं कहूँ कि मैं चुनाव में खर्च करूं या कहीं किसी स्विच गेट को खुलाने में या किसी व्यक्ति का मदद करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पिताजी को पेंशन मिलता है तो मैं खर्च कर रहा हूं। उनके पिताजी को क्या मिलता है, या उनको कहाँ से इनकम का सोर्स है जो इतना बड़ा डेवलपमेंट वो अपने आप में कर रहे हैं? बताएंगे ना पब्लिक को। आप एक पानी का थोड़ा सा प्रवाह करवाए नदी के तरफ, पूरा खोल सीना फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि मैंने करवा दिया, मैंने। कितना पैसा लगा आप हमको बताइए, हम देते हैं आपको। लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने ये सामान खरीदा, ये शॉप खोला, ये स्कूल खोला, कहाँ से खोला, ये भी आपको पब्लिक को बताना होगा, ठीक है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। वैसे बता दें कि ग्राम पंचायत के मुखिया को मात्र 2500 रुपये का मानदेय मिलता है। ये सीधे तौर पे ये बोल रहे हैं कि 2500 रुपया में तो इतना सारा बिजनेस नहीं किया जा सकता जितना मुखिया जी किए, और स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समझने वाले बात को समझ रहे होंगे। तो सर, ये सब चीज़ जो है जनता के बीच में आप जाके बता रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोग को जागरूक कीजिएगा तब ना आपकी बात को समझें। बिल्कुल बता रहे हैं। अभी कुछ लोगों के द्वारा सुनने में आया कि एक पुराने मुखिया जी थे, वो बोलते हैं कि मैंने ही इनको खड़ा किया है। खड़ा किया कि मैं लूल्हा लंगड़ा हूँ, मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ, नहीं मैं विकलांग तो हूँ नहीं कि मुझको कोई खड़ा करेगा। हाँ, जो पुराने मुखिया जी थे ना, उनको हम लोग खड़ा किए थे, वो हमको नहीं खड़ा किए थे। अभी जो वर्तमान में मुखिया जी हैं, रिंकी कुमारी जी हैं, ठीक है, उनके पति ने सरपंच साहब के दरवाजे पर 10 लोगों के बीच में, जहाँ सरपंच साहब भी थे, कमलेश जी थे, सागर राय थे, मुकेश कुमार थे, डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव थे, रविंदर कुमार थे, संजय कुमार जो सचिव थे, वो लोग सब खड़े थे। उनके बीच में बोला कि मैं फौजी साहब का नमक खाया हुआ हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़िए। आपको बोला? जी जी बिल्कुल, मुझको बोला। तो मैंने उनको कहा कि चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि फौजी साहब का नमक खाए हुए हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, 2 बार आपका मदद किया ना, एक बार आप मेरा मदद कर दीजिए। बोलते हैं नहीं, हम आपका मदद नहीं करेंगे, आपको पीछे हटना होगा। खबरदार, ये बात नहीं चल सकता है। हम 2 बार सौंसे रोड मुखिया जी तू हैं, चलो आर पब्लिक कहाँ चलते, खेत में हैं? सब बार आप ही चुनाव लड़िएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, देखिए होता क्या है ना कि जो लोग फुल फ्लेजेज राजनीति करते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को जो दूसरे क्षेत्र से आते हैं ना,
उन लोगों को कूटनीति राजनीति में उलझा करके हरा देते हैं या मैदान से आउट करना चाहते हैं। आप बताइए, ये खड़ा हुए समस्या देख करके कि हम बदलाव करेंगे, इनके बारे में बोलता है कि हम ही खड़ा करवा दिए, ताकि लोगों में एक गलत मैसेज आए और वोटर भ्रमित हो जाए। इसको बोलते हैं कूटनीति, बोलते हैं कि सीधे तौर पे नहीं करके पीछे से कुछ ऐसा कर दिए, गलत मैसेज उड़ा दिए, अफवाह उड़ा दिए। तो लगता है कि ये सब काम करेगा जी। ये देखिए, झूठ जो होता है ना, झूठ का हवा का रफ्तार बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन जब वो सच्चाई की तरफ बढ़ता है तो झूठ कहीं का नहीं रहता है। मुखिया जी को जो बोलना है बोले, जो सोचना है सोचें, लेकिन सच्चाई पब्लिक जानती है। सीधे तौर पे बोलते हैं। क्या लगता है कि इस बार क्या मतलब जो वर्तमान मुखिया हैं उनके पक्ष में माहौल है कि विपक्ष में लोग विरोध में है ज़्यादा? बिल्कुल उनके विरोध में है माहौल, उनके पक्ष में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कि देखिए, सबसे बड़ा काम जो होता है किसी भी प्रधान का, देखिए सरपंच हुए, मुखिया हुए, उसके बाद पंचायत समिति हुए, आपका जो लोकल मुद्दा है गांव का, वो मुद्दा उठ के ब्लॉक तक नहीं जाए, थाना तक नहीं जाए, ये काम होना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद उस चीज़ को उठा के खुद थाना तक ले जाइए, ये फंसा दीजिए। मतलब लोग यहाँ जानबूझ के मामला फंसा देते हैं ताकि थाना तक जाए। बिल्कुल, दो पक्षों के बीच में अगर झगड़ा हुआ है, दोनों पक्ष साल भर के बाद कंप्रोमाइज़ तो करते ही हैं। मैं तो देख रहा हूँ बार बार उसको हमको थाना तक किस लिए जाने देना है? दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाना है, दोनों पक्ष से बात करना है। अगर वो दोनों पक्ष मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो दोनों को फ्री कीजिए, किसी एक का पक्ष मत लीजिए आप। तो यहाँ पर तो पक्षपात भी हो रहा है पंचायत के अंदर, ठीक है। और मुकदमा जितना कम से कम हो, क्योंकि ये प्रशासन के ऊपर भी इसका लोड पड़ता है, कोर्ट के ऊपर भी लोड पड़ता है। अब पढ़े लिखे शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं तो मुकदमा का वैल्यू नहीं समझ, ये जाते हैं कहीं भी किसी पर मुकदमा कर दिया। इस तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुल मिला के जितना चीज़ आप बोले, मोटा मोटी तौर पर ये मुख्य समस्या है यहाँ की, जो आप स्कूल, हॉस्पिटल और जितना चीज़ बताए। जन वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है आपके पंचायत? जन वितरण प्रणाली की जहाँ तक कहा जाए तो लोगों को अभी अनाज पानी जहाँ तक है ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में मुझे अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि अगले बार आप जब भी मिले तो मैं इसके बारे में भी आपको पूरी पुख्ता जानकारी दूँ। दूसरी, जिस जगह पे आपका पंचायत है, यहाँ पे करीब 500 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर है और 50,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ यहाँ आके पढ़ती है। तो हमको एक चीज़ बताइए कि इस पवित्र जगह पे, ये विद्या का मंदिर हुआ, ये जो जगह, यहाँ पर भी तो अवैध शराब का कारोबार लोग कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी तक तो देखा नहीं है अवैध शराब का, लेकिन एक चीज़ ये तो ज़रूर कहा जा सकता है, प्रशासन के द्वारा अगर पकड़ा जा रहा है तो शराब कहीं से न कहीं से हर एक जगह यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, हर जगह पर उपलब्ध। अगर शराब नहीं है तो प्रशासन पकड़ती कैसे है? कहा जाए, अगर जैसे आप मुखिया बनते हैं कल के डेट में, हम बता रहे हैं, आपको सूचना मिले कि आप ही के वार्ड में कोई आदमी है जो इलीगल तौर पे ये धंधा कर रहा है, तो आप उसका विरोध कीजिएगा? बिल्कुल विरोध करेंगे। इससे किसी महिला का घर सुरक्षित होता है। पुरुष तो मान लीजिए बाहर से ड्रिंक करके और घर के अंदर जाता है, फिर तमाशा होता है महिलाओं के ऊपर ना। तो इससे आप ये बात जान लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। आप अगर ड्रिंक करके घर में जाते हैं तो उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो महिलाओं के लिए ये ज़रूरी है कि कहीं जहाँ भी इस तरह का कारोबार हो उसको रोका जाए, क्योंकि 50% महिला वोटर भी हैं। ये उनको नज़रअंदाज करके चलना मेरे बस की बात नहीं है, और उनकी भागीदारी समाज में सबसे अधिक है। ये कहिएगा कि पुरुष ही मतलब सब कुछ कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो है महिला शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, अभी तो देखिए प्रत्याशी ही आपकी महिला है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? अभी जो प्रधान होने जा रहे हैं और जो पिछले प्रधान थे वो ही महिला हैं, तो महिला कभी चाहेगी कि मेरा पति शराब पीकर घर के अंदर आए? अच्छा, तो सर अंत में एक चीज़ और की, जो नरहन की जो जनता है, आम जनता है, उससे आप क्या अपील करना चाहें? मैं नरहन की आम जनता से यही अपील करूंगा कि 5 साल सब कुछ त्याग दीजिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए और एक पहचान बनाइए, और वो पहचान आपके सम्मान का पहचान होगा। पैसा कौड़ी दुनिया जान सब कुछ त्याग दीजिए, जैसे मैं त्याग करके कूदा हूँ इस क्षेत्र में, ठीक है। मैंने एक ही चीज़ सोचा कि अब 5 साल अपने पंचायत के नाम दूँ,
और यहाँ सब कुछ ठीक करना है। और मैं उनसे अगर मैं जीतता हूँ तो अपील करूँगा वो सहयोग करें कि कहाँ कौन सा कार्य बचा हुआ है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि 4 साल में हर एक चीज़ को दुरुस्त किया जाए और 5वें साल पब्लिक ये कहे कि मुखिया जी कहाँ हैं, खड़ा नहीं होइएगा, तब आपके मुखिया बनने का लक्ष्य सफल हुआ, नहीं तो आप मुखिया बनने लायक नहीं है। देखिए कितना सुंदर विचार है, कितना बढ़िया लोग हैं और ईमानदारी इनके चेहरे से झलक रही। जनरली अगर चुनाव से पहले किसी भी कैंडिडेट से बात कीजिएगा तो वो लोग अच्छे अच्छे बात सब बोलता है, लेकिन विजन नहीं बताता है। बोलता है हाँ हम अच्छा करेंगे, खत्म कर देंगे। विजन है इनके पास कि कैसे नरहन स्टेट था और नरहन बना, और नरहन को फिर से नरहन स्टेट वाला गौरव कैसे दिलवाना है, ये इनके पास विजन है। और ऐसे लोगों को जीत कर आना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहीं से भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। आज भी बच्चा लोग को शिक्षा देते हैं, और जो शिक्षा देता है ना वो संस्कार देता है, और जो संस्कारी है वही ना संस्कार देगा। और संस्कारी लोग जब मुखिया बनेंगे तो पंचायत का संस्कार अपने आप उठ जाएगा। तो बाकी फैसला आप लोग को करना है। हमको तो बहुत अच्छे आदमी लगे ही, बाद बाकी नरहन की जनता फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।